जिसमें कान फोड़ने वाला कुछ संगीत है, वो उन्हें अच्छा लगता है, जिसे संगीत नहीं कहा जा सकता। वो क्यों अच्छा लग रहा है? मनोवैज्ञानिक बताते हैं कि उसका कारण यह है कि उस धूं-धां और वो सुन के उनके मन की जो हिंसा और मन का जो फ्रस्ट्रेशन है वो बाहर निकलने की चेष्टा में है। उनका मन जो खाली रह गया, क्योंकि बचपन में ना तो उनको उनके माँ ने टाइम दिया, ना उनके पिता ने वक्त दिया। दोनों अपने अपने जीवन को एंजॉय करते थे, दोनों अपना अपना जीवन अलग जी रहे थे, दोनों सर्विस पर जाते थे, दोनों पैसा कमाते थे। बच्चों को देने के लिए उनके पास सब कुछ था, अच्छे कपड़े थे, अच्छा भोजन था, अच्छा स्कूल था, अच्छी किताबें, अच्छे खिलौने थे। देने के लिए उनके पास नहीं था तो टाइम नहीं था, समय नहीं था कि कुछ देर बैठकर वो बच्चों को अपना समय दे सकें और बच्चों के भावों को जान सकें, अपनी भावनाएं उन तक पहुंचा सकें, प्रब्रवाम हो सके, कुछ बोलना हो सके, कुछ सुनना हो सके। आपके घरों की क्या हालत है? मां दिन भर अपने काम में थी या बाहर ऑफिस में काम में थी या घर में काम में थी, बच्चा स्कूल गया हुआ था। श्रीमान जी अपने ऑफिस में, अपनी दुकान, अपने कारोबार में थे, शाम को घर आए, क्या कुछ देर निकाली उन्होंने आपस में बोलने के लिए? जब तक आप एक दूसरे के सुख दुख शेयर ना करोगे, वो बोल करके ही तो होगा। प्रब्रवाम बैठे, क्या कर रहे हैं बैठे? वो एक इडियट बॉक्स है सामने, बड़ा छोटा, इस साइज का, इस साइज का, इस साइज का टेलीविजन, उस पर तरह तरह के प्रोग्राम आ रहे हैं। अब आपस में प्रब्रवाम हो, आपस में कम्युनिकेशन हो, आपस में संवाद हो, आपस में बोलना हो, तब तो वो दोनों पूछें बच्चे से कि तेरे स्कूल में क्या चल रहा है, साथियों के साथ कोई प्रॉब्लम है। आप कुछ अपनी सुनाएं, कुछ उसकी सुने। पति पत्नी में कुछ कम्युनिकेशन हो, कुछ संवाद हो, वो उसके दुख को जानने की कोशिश करें, वो उसके सुख की कुछ बात करें, तो आपस में प्रब्रवाम बोलने से ही तो आपस में प्रीति बढ़ेगी, नहीं तो गैप होता जाएगा। तो कम्युनिकेट कौन कर रहा है, बोल कौन रहा है आपसे, कौन बात कर रहा है? आप तो आपस में बोलने का वक्त पाते नहीं, आपसे बोलता रहता है वो इडियट बॉक्स, वो टीवी आपसे बात करता रहता है और आप उससे बात नहीं कर पाते, वो ही आपसे बात करता है, आप तो उससे बात नहीं करते ना। वो आपको अपने विचार, अपनी भावनाएं संप्रेषित करता रहता है। और दो पति पत्नी, बच्चे पास पास बैठे हुए हैं, लेकिन ध्यान दीजिए उनकी नजदीकियों में भारी डिस्टेंस है, भारी दूरी है, फिजिकल नजदीकी है। वो बस इतने से इंच की दूरी पर बैठे हैं पति पत्नी या बच्चे, लेकिन उन दोनों के बीच में जो दूरी बनाए हुए है, वो विचारों की, भावनाओं की, संवाद की, कम्युनिकेशन का जो गैप है, संवाद की जो दूरी है, वो टेलीविजन बीच में है। आखिर वो दोनों आपस में तो नहीं जुड़े हुए हैं, टीवी से जुड़े हुए हैं। वो जो बोल रहा है आप उसे सुन रहे हैं। इसके बाद एक और प्रॉब्लम सामने आती है। पति को देखना है न्यूज चैनल, पत्नी को सीरियल देखना है, बच्चे को स्पोर्ट्स देखना है, छोटे बच्चे को कार्टून देखना है। तो फिर जिसके हाथ में रिमोट है वो चट 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 करता है, तो झगड़ा होता है। तो झगड़े का समाधान क्या है? ले, तेरा टीवी है अलग, मेरा टीवी है अलग, तेरा तेरे कमरे में, मेरा मेरे कमरे में। तब तो प्रब्रवाम और भी कम हो गया, दूरियां और ज्यादा बढ़ गईं और आप अपने अपने एकांत में, अपने अपने खोल और दायरे में सिमट गए। तो ये जो वन साइडेड कम्युनिकेशन चल रहा है ना, जब प्रब्रवाम ठीक से नहीं होगा, आप बच्चों के साथ बोलने और उनके सुनने का वक्त नहीं निकालोगे, तो ध्यान रखना वो आपसे दूर चले जाएंगे, आपकी भावनाओं से, आपके विचारों से, आपके संस्कारों से। क्यों नई पीढ़ी विकृत हो रही है? क्योंकि उसके मन को वात्सल्य नहीं मिल रहा, प्रेम नहीं मिल रहा, माता पिता की गाइडेंस, उनका निर्देशन, उनके अच्छी भावनाएं, विचार, संस्कार प्रवेश नहीं कर पा रहे और वो हिंसक और उग्र स्वभाव की, एग्रेसिव, फ्रस्ट्रेट, तरह तरह की विकृतियों से भरपूर होती जा रही। कहीं पर मैंने अमेरिका में घटी घटना पढ़ी, किसी पत्रिका में, एक सज्जन का तलाक हो गया अपनी पत्नी से, जो कि वहां सामान्य बात है। तो दो बच्चे थे, बड़ा बेटा 4 साल का, छोटा 1-2 साल का। तो वो पत्नी को दे दिया गया छोटा वाला, बड़ा वाला इन्हें दे दिया गया। तो ये 4 साल का, 5 साल का बच्चा इनके साथ है। अब ये इसको नहलाते हैं, धुलाते हैं, इसको फिर स्कूल में एडमिट कर दिया और इसके सारे इंतजाम कर दिए। एक मेड सर्वेंट रख ली, एक स्त्री नौकरानी, घर का काम धाम करने को।
तो वो आती है, बच्चे को संभालती है, थोड़ा करती है, कपड़े वपड़े धोती है, चली जाती है। ये सज्जन थोड़ा वक्त बच्चे के साथ गुजारते हैं और एक दिन उन्होंने बच्चे को एक कहानी सुनाई। कहानी बच्चे को अच्छी लगी। दूसरे दिन फिर सुनाई तो बच्चे को वो बड़ा रुचा, पिता का कहानी सुनाना, कहानी के द्वारा कोई अच्छा मैसेज, अच्छी बात समझाना। तो पिता रोज ये काम करने लगा तो फिर उसकी कहानियां खत्म हो गई, जितनी उसने सुन रखी थी, पढ़ रखी थी। अब उसे मेहनत करनी पड़ी। अपने ऑफिस से लौटते हुए रास्ते में लाइब्रेरी पढ़ती, वहां बच्चों के मतलब की कुछ कहानियों की किताब ढूंढते, उसमें एक अच्छी कहानी पढ़ते और फिर आके बच्चे को सुनाते। अच्छा, मान लीजिए वो बच्चे को वो जो किताब पढ़ करके आ रहे हैं वो किताब ही दे दें, ले पढ़, क्या अंतर है दोनों परिस्थितियों में? नहीं, बच्चे को वो मजा नहीं आएगा। पिता के मुख से सुनने से जो समीपता मिल रही है वो एक अलग बात है, वो एक अलग फीलिंग है। किताब पढ़ने से वो बच्चा भी पढ़ सकता है, लेकिन फिर डिस्टेंस, दूरी, आपस में जुड़ाव तो कम्युनिकेशन से ही होगा, संवाद से ही होगा। फिजिकल जुड़ाव टेम्परेरी है, कम्युनिकेशन वाला ही उसकी शुरुआत करता है और प्रमुख वही है, प्रब्रवाम। तो लीजिए, वो रोज फिर एक किताब पढ़ करके आते हैं, कहानी, और बच्चे को सुनाते हैं। फिर ऐसा प्रसंग आया कि उन्हें 15 दिन के लिए अपने ऑफिस के काम से अपने शहर से बाहर जाने की जरूरत पड़ी। 15 दिन के लिए बाहर जा रहे हैं तो उन्हें चिंता हुई कि बच्चा 15 दिन कैसे रहेगा, उसको साथ नहीं ले जा सकते, उसका स्कूल है और वहां पर और ज्यादा परेशानियां होंगी उस बच्चे को साथ में रख के, बच्चे को भी, इनको भी। तो मेड सर्वेंट संभालेगी बच्चे को, इस बच्चा स्कूल जाएगा, ठीक है। लेकिन फिर उन्हें ख्याल आया कि बच्चे को कहानी कौन सुनाएगा। वो मेड सर्वेंट जो है, वो नौकरानी, वो इतना पढ़ी लिखी नहीं है कि वो कहानियां कुछ सुना सके। तो उन्होंने एक उपाय सोचा। उन दिनों टेलीविजन नहीं था पर टेप रिकॉर्डर था, टीवी नहीं था। तो उन्होंने ये उपाय सोचा कि 15 दिन का मैटर, 15 कहानियां टेप रिकॉर्डर के कैसेट में भर दो और नौकरानी को समझा दो। नौकरानी को समझाया कि देखो, मैं 15 दिन को बाहर जा रहा हूं, ये 15 दिन के कैसेट में 15 कहानियां, और बच्चे को रोज सुनाना एक, क्योंकि बच्चे को कहानी सुनने की आदत पड़ गई है। तुम सुना नहीं पाओगी तो इस टेप रिकॉर्डर को ये ऐसे चलता है, देखो ये वाला स्विच दबाव शुरू हो जाता है, ये वाला दबाव बंद हो जाता है। उसकी तकनीक समझा दी, कैसेट समझा दिए, नंबर डाल दिए, 1 2 3 4 15, रोज का एक कैसेट। नौकरानी ने समझ लिया और ये बाहर चले गए। तो नौकरानी ने समय पर बच्चे को नहलाया धुलाया, स्कूल भेजा, फिर वापस आया, खाना खिलाया, सब ये सब किया। बच्चा अब थोड़ा बोर हो रहा है तो ले सुन कहानी, तेरे पापा भर के गए हैं इसमें। तो टेप रिकॉर्डर ऑन कर दिया, पापा बोल रहे हैं, आवाज तो उन्हीं की है ना। तो सुन रहा है, सिर हिला रहा है, कहानी उसने सुनी। फिर दूसरे दिन फिर सुनी, तीसरे दिन फिर सुनी, चौथे दिन कहा, आंटी मुझे नहीं सुनना, मैं नहीं सुनता है। क्यों? तो बच्चे ने कहा, वो नौकरानी बोली कि देख, ये तेरे पापा ही तो बोल रहे हैं, फर्क क्या है, वो भी तो कहानी सुनाते थे, उनकी आवाज है, अच्छी कहानी है, तेरी बिना सुनी हुई है, सुन, देख कितनी अच्छी कहानी है, मुझे भी इंटरेस्ट आ रहा है। तो बच्चे ने कहा, नहीं मैं नहीं सुनता, मेरे साथ तो तुम चलो, बाहर चल, घूम के आते हैं, खेलो मेरे साथ, कुछ करो, ये मैं नहीं सुनता। क्या बात है, तेरे पापा ही तो बोल रहे हैं। तो बच्चे ने कहा कि पापा की आवाज है, पापा थोड़ी बोल रहे हैं, तो ये मशीन बोल रही है और यही बोलती जाती है, मैं तो इससे नहीं बोल सकता, यही बोलती है, मैं इससे नहीं पूछ सकता कि इस कहानी में ऐसे क्यों हुआ, ऐसे क्यों नहीं हुआ। पापा होते तो समझाते, बोलते, कुछ जवाब देते, ये तो अपनी तरफ से यही अकेले बोले जा रही है, मेरे को तो बोलने का कोई मौका नहीं, मेरी तो ये नहीं सुनती। और इससे भी ज्यादा मार्मिक बात उस बच्चे ने ये कही और कहा, लेकिन आंटी मैं इसकी गोद में थोड़ी बैठ सकता हूं, मैं इस टेप रिकॉर्डर की गोद में तो नहीं बैठ सकता। पिता की तो गोद उपलब्ध थी। अगर आप समय देने को तैयार नहीं हैं, आप बच्चों को विचार देने को तैयार नहीं है, संस्कार देने को तैयार नहीं है, उनकी भावनाओं का परिष्कार करने के लिए कुछ प्रयत्न करने को तैयार नहीं है, तो फिर भूल जाइए कि आपके बच्चे आपके होंगे। क्योंकि संतान का मतलब होता है
कंटिन्यूटी, निरंतरता। किसकी निरंतरता? आपके विचारों की निरंतरता, आपके संस्कारों, आपकी भावनाओं की निरंतरता। तो आपसे तो उन्होंने भावनाएं संस्कार लिए नहीं, लिए तो टेलीविजन से। वो तो टीवी की संतान है, आपकी थोड़ी है। संतान तो वो उसी की है जिसकी भावनाओं को वो कंटिन्यू करे, जिन विचारों को वो कंटिन्यू करे, निरंतरता दे, आगे ले जाए। इसलिए आपका भविष्य आपका अपना भी है, और आपका भविष्य, आपकी संतान जो है, आपके बच्चे जो हैं, वो भी आपका भविष्य है। उनको आप सुंदर नेक बना सकते हो केवल अच्छा बोल करके, और विचार संस्कार आप कुछ देर उनसे बोलें, कुछ उनकी सुने, इसी एक प्रक्रिया से आगे जाएंगे। सब माता पिता के पास ये कैपेसिटी नहीं होती कि वो बच्चों को कुछ अच्छी कीमती बातें समझा सकें, तो फिर बच्चों के ग्रुप बनाइए। जो समझा सकते हैं ऐसे लोग वक्त निकालें और कुछ तैयारी करके आए, कुछ होमवर्क करके, और बच्चों को बैठकर समझाएं। बच्चों के लिए अलग सेशन आप लगाइए। उनके लिए आर्य समाज जैसे प्रांगण में ही आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, अंग्रेजी के ट्यूशन चलाइए, कोचिंग चलाइए, और साथ साथ उनको अच्छे विचार देने का भी, कुछ अच्छी भावनाएं, अच्छी कहानियां, ये वो, और अपने इतिहास की, गौरव की बातें। अगर नई पीढ़ी अपनी रूट से जुड़ी हुई नहीं होगी, अपनी जड़ों से कट जाएगी, तो फिर वो भारत की नहीं होगी, ना अपने माता पिता की होगी, ना अपने देश की होगी। क्योंकि संतान वही है जो अपनी रूट से, अपनी जड़ों से जुड़ी हुई हो। जड़ें कहां होती हैं किसी मनुष्य की? जिस देश में उसका जन्म हुआ है, केवल जन्म लेने मात्र से वो उस देश का, राष्ट्रीयता का भाव रखने वाला नागरिक नहीं बन जाता। उसकी जड़ें वहां जुड़नी चाहिए, मन की, भावनाओं की। तो अपनी संस्कृति से, धर्म से, इतिहास से जिनको प्रेम होता है, भाई राम से कौन प्रेम करता है? कृष्ण से कौन प्रेम करता है? अपने इतिहास से कौन प्यार करता है? जिसको उनका इतिहास मालूम है। बोलिए, अगर आपके बच्चों को पता ही नहीं श्री कृष्ण के बारे में, उनके जीवन के बारे में, उनके संदेशों के बारे में, श्री राम के बारे में, महाराणा प्रताप के बारे में, और जो भी हमारे प्राचीन गौरव पुरुष हुए उनके बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो उनकी जड़ें कहां जुड़ेंगी? उनके प्रेम की भावना, मन में जो प्यार है अपने राष्ट्र से, राष्ट्रीयता से, वो तभी होता है जबकि अपने इतिहास और संस्कृति से जुड़ाव हो। और आपके स्कूल कॉलेज में वो जुड़ाव पैदा करने का कोई तरीका नहीं है। वहां तो PCM, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, सबका यही सपना है, और वही पढ़ाने के लिए आप सब लगे हुए हैं। तो इतिहास का गौरव बोध, संस्कृति की धारा, और वो सारा जो प्रेम राष्ट्रीयता से होना चाहिए, वो कैसे जगेगा? जड़ों से कटे हुए वो आपके बच्चे, एक दिन आएगा कि उनको न भारत से मतलब, न अमेरिका से, जहां ज्यादा पैसा मिल रहा होगा वो जाएंगे, और वो केवल अपने स्वार्थों के होंगे, ना वो अपने माता पिता के होंगे, ना अपनी संस्कृति के होंगे, ना अपने धर्म के होंगे, ना अपने देश के होंगे, और अंत में वो अपने माता पिता के भी नहीं, राष्ट्र के भी नहीं, संस्कृति के भी नहीं, धर्म के भी नहीं। और याद रखना, एक दिन आएगा कि वो अपने भी नहीं रहेंगे, खुद भी स्वयं के भी नहीं हो पाएंगे। क्योंकि आखिर में वो पाएंगे, क्योंकि जीवन जीने का जो अर्थ और उद्देश्य होता है वो तो किसी ने उन्हें समझाया ही नहीं। पैसा भले कमा लो, लेकिन उसका अर्थ क्या निकलेगा जब तुम जीवन के सुख, संतोष, आनंद, पुण्य और इन सारी जो संवेदनाएं थी, इनसे वंचित रह गए। तो जीवन का जो ठीक अर्थ और समझ है वो बच्चों में जगानी आवश्यक है, और ये प्रब्रवाम के द्वारा ही होता है। ठीक से सुनना, ठीक से देखना, ठीक से बोलना, और तब जीवन का कुछ अर्थ निकलेगा। पास्ट का जूस निकाल लो, जो समय बीत गया उसका सार निचोड़ कर रखना इस तरह से कि बीते समय में दो तरह की बातें हुई होंगी। कौन कौन सी? बस तो बजने तो लगे हैं 5:45। देखो, बीते समय में दो तरह की बातें घटी। कौन कौन सी बातें हुई? कौन कौन सी बातें हुई? आप सबके जीवन में भूतकाल में जितनी बातें हुई, जिस तरह की बातें हुई, वो सब मुझे मालूम है। जितनी बातें हुई वो नहीं मालूम, जिस तरह की हुई वो मुझे मालूम है। बताओ। देखो, आपके जीवन में क्या कह रहे हैं? हाँ, आपके जीवन में अलग अलग तरह की बातें हुई होंगी, लेकिन मुझे वो किस तरह की हुई हैं ये मालूम है। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, वो दो तरह की ही थी। वो बातें दो तरह की थी, या तो सुख देने वाली थी
या दुख देने वाली थी, ठीक है ना? या तो सुख देने वाली थी या दुख देने वाली थी। दो ही तरह की तो घटनाएं बीती, बीते समय में दो ही तरह की तो घटनाएं हुई, सुख देने वाली या दुख देने वाली। तो एक काम करना, दुख देने वाली जो घटनाएं हुई उनका केवल सबक याद रखना, किस वजह से ऐसी भूल हुई जिस वजह से दुख उठाना पड़ा, आगे भविष्य में ऐसा नहीं होने देंगे। यह संकल्प संभाल कर रख लीजिए। यह है पास्ट का, बीते हुए समय का जूस निकाल कर रख लेना। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, स्मृत्वा स्मृत्वा याति दुखम नवत्वम। याद कर करके बीती बातें दुख वाली बातें याद कर करके दुख नया होता जाता है। ध्यान रखिए, ये बड़ा भारी मनोवैज्ञानिक सच आपसे कह रहा हूं। श्री कृष्ण कहते हैं, पुरानी दुखद बातों को जितना याद करोगे दुख उतना ही बढ़ता जाएगा। डबल होगा, फिर ट्रिपल होगा, तिगुना होगा, 4 गुना होगा। जैसे आपका 15 दिन पहले किसी से झगड़ा हुआ, लड़ाई हुई, रास्ते पर, घर में, कहीं भी झगड़ा हुआ, ठीक है? झगड़े में वो झगड़ा कितनी देर चला? 15 मिनट। उस 15 मिनट के झगड़े में आपने कुछ उल्टा पुल्टा कहा, उन्होंने कुछ उल्टा पुल्टा कहा, आपने उसकी ऐसी तैसी, तेरी ऐसी तैसी, बहुत सारी गाली गलौज ये वो किए। वो झगड़ा 15 मिनट चला था, तो उस झगड़े में दुख हुआ ना? वो झगड़ा दुखद था। हर एक झगड़ा दुखदाई है। आपको गुस्सा आया, झगड़े, उस गुस्से में आपके शरीर के रक्त में एड्रेनलिन मिक्स हुई और ब्लड प्रेशर बढ़ा, और उस गुस्से का, उस झगड़े का दुख आपने झेला। कितनी देर? 15 मिनट। अब 15 दिन बीत गए और आप सोफे पर बैठे, कुर्सी पे बैठे बैठे आपके मन में वो झगड़ा याद आ गया। सुनो, याद आ गया झगड़ा, और आधा घंटे तक आप उस झगड़े के बारे में सोचते रहे। उसने ऐसा कहा और मैं ऐसा नहीं कह सका, मुझे ऐसा कहना चाहिए था, अब की होगा तो यूं कहूंगा। और आप आधा घंटे तक उस झगड़े को सोचते रहे। आप अगर ब्लड प्रेशर नापो तो आप बढ़ा हुआ पाओगे। आपने मन में झगड़ा किया, अभी असल में नहीं हुआ है। मन में जो आपने झगड़ा, लड़ाई की, आधा घंटे तक ये दुख डबल हो गया, और आप पाएंगे कि आपके रक्त में भी एड्रेनलिन का लेवल वही मिलेगा जो आप कल्पना में झगड़ रहे हो, जो वास्तव में झगड़े थे। शायद उतना ही एड्रेनलिन आपको अपने ब्लड में मिले। तो आपने अपने दुख को डबल कर लिया ना। 1 महीने बाद फिर इस झगड़े को याद करना, दुख 3 गुना हो गया। फिर 2 महीने बाद फिर याद करना, दुख 4 गुना हो गया। 4 बार दुख झेल लिया ना। दुख बढ़ाते जा रहे हो। क्यों बढ़ा रहे हो? इससे अच्छा है कि आप ठीक एनालिसिस कर लो एक बार, क्यों हुई लड़ाई, उसके मूल कारण क्या थे। गलती कुछ आपकी भी रही होगी, आगे से ये नहीं होगा। कम से कम उस व्यक्ति के साथ और दूसरों के साथ भी इस वजह से लड़ाई आगे नहीं बढ़ने दी जाएगी। आपने भविष्य तक को सुधारने का उपाय कर लिया है। और ध्यान दीजिए, सुखद चीजों को मन में, स्मृति में जगह दो। सुखद चीजें, अगर सुखद घटनाओं को याद करोगे तो आपको यह स्मरण रहेगा कि ईश्वर की कितनी कृपा थी आप पर, कितनी तरह के सुख आपने पाए, और हमेशा उन सुखों की संख्या ज्यादा बैठेगी, दुखों की कम होगी। और हमेशा मुझे यह संस्मरण याद आ जाता है सुनाने के लिए। पता नहीं कभी आपको सुनाया होगा, एक सज्जन अमेरिका में बीमार पड़ गए और हॉस्पिटल पहुंच गए। अब हॉस्पिटल में पड़े पड़े उनको 15 दिन बीत गए, कोई मिलने नहीं आया, टाइम ही नहीं किसी के पास। मोबाइल का समय नहीं था उस जमाने में, मोबाइल का जमाना नहीं था, तो लोग गुलदस्ता भेज देते हैं, फूल भेज देते हैं हॉस्पिटल में पड़े आदमी के पास। वहां पर ये है, कुरियर से, डाक से, पोस्ट से फूल भेज दिया, कुछ चिट्ठी भेज दी, संवेदनाएं प्रकट कर दी। तो ये आदमी पड़ा हुआ है, 15 दिन बीमार हुए इसको हो गए। एक आध कोई मिलने आया, बहुत नजदीकी रिश्तेदार। तो एक दिन इसको एक इतना बड़ा फूल मिला, ट्यूलिप का फूल होता है बहुत बड़ा, वो फूल डाक में आया। तो हर एक फूल भेजने वाला जो शुभकामनाएं भेजता है फूल के माध्यम से कि आप जल्दी स्वस्थ हो जाएं, तो वो अपना नाम लिख देता है, ये इसने भेजा है। वो फूल तो आया पर उसमें भेजने वाले के नाम की चिट नहीं लगी हुई है, किसने भेजा।
ये नहीं पता किसने भेजा। इतना सुंदर, इतना बड़ा, इतना खूबसूरत और इतना कीमती फूल जिसने भेजा है उसने अपना नाम ही नहीं लिखा। कौन होगा वो? कौन हो सकता है? तो अस्पताल में पड़े पड़े इनको और 15 दिन बीत गए और ये उस 15 दिन में यही सोचते रहे कि ये फूल किसने भेजा है। उस दोस्त ने भेजा होगा? नहीं, उसको तो पता ही नहीं कि मैं बीमार हूं। अच्छा, वो भेजेगा? नहीं, वो तो इतना कंजूस है कि ये कीमती फूल भेज ही नहीं सकता। तो उसने भेजा होगा? नहीं, वो भी नहीं भेज सकता। अच्छा, तो उसने भेजा? हाँ, वो भेज सकता है। इस तरह 15 दिन वो सोचता रहा कि शायद उस दोस्त ने भेजा हो, शायद उस रिश्तेदार ने भेजा हो, शायद उसने भेजा हो, शायद उसने फूल भेजा हो। आखिर को 15 दिन बाद उसे मिला एक पत्र उसके एक बहुत प्यारे दोस्त का। उसने लिखा था कि देखो दोस्त, मुझे उस दोस्त से पता चला कि तुम बीमार पड़े हुए हो। मैं यहां वर्ल्ड टूर के लिए निकला हुआ हूं, मैं तुमसे बहुत दूर हूं पानी के इस जहाज पर। यहां मुझे केबल से पता चला कि तुम बीमार पड़े हुए हो और मेरा भेजा हुआ फूल तुम्हें मिला होगा ट्यूलिप का। मैंने उसके साथ अपना नाम जानबूझकर नहीं लिखा था। इसलिए नहीं लिखा था कि मैं चाहता था कि कम से कम 15 दिन तुम ये सोचते हुए बिताओ कि कौन कौन लोग तुम्हें प्यार करते हैं, कितने लोग तुम्हें प्यार करते हैं। कम से कम 15 दिन ये सोचते हुए गुजारो तो तुम्हारा ये 15 दिन का समय कम से कम बीमारी से हट जाएगा मन और दोस्तों के बारे में सोचता हुआ बीतेगा, प्यार करने वाले लोगों के बारे में सोचता हुआ बीतेगा। और मैं समझता हूं कि इन 15 दिनों में तुमने जिन जिन लोगों के बारे में सोचा होगा कि कौन कौन लोग तुम्हें प्यार करते हैं, जिसने फूल भेजा होगा, निश्चित रूप से वो लिस्ट काफी लंबी रही होगी। और अब मैं तुम्हें बताता हूं कि फूल मैंने भेजा है और हम आ नहीं सकते हैं, तुम्हारे पास परिस्थितियां ऐसी हैं, लेकिन ऐसा मत समझना कि इस बीमारी में तुम अकेले हो। तो बीते हुए समय की सुखद बातों को याद करते हो तो वो भी डबल होती हैं, दुखद बातों को याद करते हो वो भी दुगनी तिगुनी होती हैं। दुखद बातों, जो दुख वाली घटनाएं हुई वो क्यों हुई, उसके कारण क्या थे, उससे सबक सीख लो, ये गलती फिर नहीं होनी चाहिए और उसका जूस निकाल कर रख लो और सुखद बातों को याद रखो। तुम्हारे पूरे हिंदू समाज के, भारत के इतिहास में कुछ दुखद घटनाएं भी हुई हैं। उन दुखद बातों को दुख के रूप में याद मत रखो, सबक के रूप में याद रखो। क्यों तुम पराजित हुए, क्यों तुम्हें पराधीनता झेलनी पड़ी, 1000 साल की गुलामी के मूल कारण क्या थे। और अफसोस आज भी हिंदू समाज में वो मूल कारण मौजूद हैं। आजादी तुम्हें मिल गई है कुछ संयोगिक परिस्थितियों से, अगर उन मूल कारणों को दूर नहीं करोगे यह आजादी देर तक, दूर तक नहीं जाएगी। इतिहास के जो गौरव बोध हैं, आपकी संस्कृति, आपकी धार्मिक विचारधारा, आपकी फिलोसॉफी, उसका कोई मुकाबला नहीं है। आपका जो गौरवमय अतीत है उसको बार बार स्मरण करो और अपने बच्चों को उस स्मरण से, उस गौरव बोध से जोड़ दो। ये आपके भविष्य हैं। अतीत का, पास्ट का सार निकालकर अपने पास सुरक्षित रखना, भविष्य को वर्तमान बना लेना। तो भविष्य में क्या क्या होगा बताऊं? आपके भविष्य में क्या क्या होगा बताऊं? जानना चाहते हैं आप? सबको बड़ी जिज्ञासा रहती है कि हमें भविष्य पता चल जाए। देखो, भविष्य में 2 तरह की घटनाएं होंगी, या तो सुख देने वाली या दुख देने वाली। ठीक है? और देखिए, वो जो भविष्य में दुख होने वाले हैं, भविष्य में जो दुखद बातें होंगी वो 3 ही तरह की होंगी। भविष्य बिल्कुल क्लियर है, एकदम साफ सबका। जो भी दुखद बातें होंगी वो 3 ही तरह की होंगी, 3 ही तरह की दुखद बातें, दुखद से दुखद बातें जो भी हो सकती हैं घटनाएं, वो 3 ही तरह की होंगी। ध्यान रखो, या तो आप या आपके कोई बहुत प्यारे व्यक्ति बहुत भयंकर रूप से बीमार पड़ सकते हैं, या आप और आपके परिवार के धन का, बिजनेस का बड़ा नुकसान हो सकता है, या तीसरे, आप या आपके परिवार के कोई प्रिय व्यक्ति शरीर छोड़कर जा सकते हैं। इन 3 से ज्यादा बड़े दुख की और कोई चौथी बात नहीं हो सकती। ठीक है? इनमें से 2 दुखों का समाधान अभी है, कुछ अंशों में तीसरे का भी, मृत्यु का भी। ऋषियों ने कहा है, हेयम दुखम अनागतम। जो दुख अभी आया नहीं है, जो दुख अभी भविष्य में है, अभी अनागत है, उस दुख को दूर करने की, उस दुख से बचने की तैयारी जो वर्तमान में कर लेता है,
वो भविष्य के दुखों से बच जाता है। इसके लिए जरूरी है कि भविष्य को वर्तमान में उतार लो, यानी भविष्य को आपके पास जो एक बड़ी प्रबल शक्ति ईश्वर ने दी है कल्पना करने की, अपनी कल्पना शक्ति के प्रयोग से आप भविष्य में झांक कर देखें और आप पाएंगे कि ये संभावनाएं हैं, भविष्य में ये दुख की संभावनाएं हो सकती हैं। उन संभावनाओं को पहले से सोच के उसके उपाय पहले से करके रखिए और वो रखे जा सकते हैं। अगर आप प्रेजेंट में, वर्तमान में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख रहे हैं तो भविष्य में आप क्यों बीमार हो। अगर वर्तमान में आप अपने बिजनेस को, अपने सब कारोबार को ठीक से मैनेज कर रहे हो, ठीक से इंतजाम करते हो, ठीक से मेहनत कर रहे हो, तो भविष्य में क्यों कोई लॉस होना चाहिए, क्यों कोई नुकसान होना चाहिए। ठीक है ना। फिर भी 10%, ध्यान रखिए, केवल 10% स्थितियां ऐसी होती हैं जो आपके कंट्रोल से बिल्कुल बाहर हैं। आप कितना भी स्वास्थ्य का ध्यान रख रहे थे, न जाने कौन सा वायरस कहां से शरीर के अंदर घुस गया, कैसा बैक्टीरिया शरीर के अंदर चला गया, हमारे हाथ से हमारी सारी कोशिशों के बाहर था और हम बीमारी से ग्रस्त हो गए। ऐसा सिर्फ 10% होगा। 90% आपका जीवन आपके हाथ में है, आपके सुख दुख आपके हाथ में। 90%। तो कौन सा बैक्टीरिया, कौन सा वायरस आपके शरीर में चला जाए, इसकी कुछ पूरी गारंटी नहीं ली जा सकती। तो 10% आप भाग्य पर या ईश्वर पर छोड़ सकते हैं, पर वो तो फिर ईश्वर के हाथ में, जो होगा देखा जाएगा। उस दुख से बचने का भी एक मानसिक उपाय है जो आपके हाथ में, जिसका आप वर्तमान में उपाय नहीं कर सकते, लेकिन अगर कभी होगा तो उसकी भी एक मानसिक तैयारी अभी की जा सकती है। बहरहाल आप बिजनेस का कितना भी ध्यान रखें, कितना भी धन कमा लें, कितने भी उसके इन्वेस्टमेंट के उपाय कर लें, फिर भी बहुत कुछ ऐसा है, यूं ऐसे मिनटों में परिस्थितियां बदलती हैं और आसमान से जमीन पर आ जाना पड़ता है। मैं जामनगर में भाषण दे रहा था, 4-5 दिन के प्रोग्राम, आर्य समाज जामनगर में। पता चला कि आर्य समाज के जो मुख्य कोई एक व्यक्ति थे, उनके एक रिश्तेदार जो युगांडा में, जिनकी चीनी की 3-4 मिलें थीं, बहुत बड़ा कारोबार था, बड़ी फैक्ट्रियां थीं, जामनगर में उतरे हैं और युगांडा में रातों रात शासन पलटा। सैनिक शासक इदी अमीन ने सारी सत्ता अपने हाथ में ले ली और कानून बदल दिए, संविधान खारिज कर दिया और रातों रात फरमान जारी किया, जितने भी दूसरे देश में रहने वाले, दूसरे देशों के लोग हमारे देश में रह रहे हैं, अपना सारा बिजनेस, कारोबार, सारी संपदा यहीं छोड़ करके केवल शरीर पर पहने हुए, कपड़े पहने हुए और हवाई जहाज के टिकट के साथ यहां से वापस चले जाओ। अपार संपदा जो वहां कमाई थी सब वहीं छोड़ करके केवल शरीर पर पहने हुए कपड़े लेकर के चले आना पड़ा कि नहीं। ऐसी परिस्थितियां भी आती हैं और उन परिस्थितियों से भी बचा जा सकता है, उस बड़े दुख के भी पार जाया जा सकता है। ध्यान रखना, 3 ही तरह के दुख भविष्य में आएंगे, या तो बीमारी, या बिजनेस का लॉस, या मृत्यु। इससे ज्यादा क्या हो सकता है। और इन तीनों दुखों का समाधान भविष्य में भौतिक रूप से कुछ अंशों में किया जा सकता है, बिजनेस का और स्वास्थ्य का, और मृत्यु के बारे में और दूसरे दुखों के बारे में भी आप एक आध्यात्मिक तैयारी कर सकते हो। और वो आध्यात्मिक तैयारी क्या है, कैसी है, इस बारे में मैं रात में आपसे निवेदन करूंगा। अभी राजीव जी आ गए हैं अपना हारमोनियम साथ में लिए हुए, और आप भी देर तक सुनते सुनते अब काफी कुछ थक गए हैं, इसलिए थोड़ा सा रेस्ट, थोड़ा सा गैप, और बची हुई बातें रात को पूरी करके फिर हम और आप इस सांस्कृतिक मंगलमय आयोजन का समापन करेंगे। प्रस्तुत कर रहा हूं